दोस्तों, पिछले कुछ महीनों के अंदर आप लोगों ने नीट यूजी के बारे में काफी कुछ देखा, राइट? काफी बार सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारी बातें बताई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, एंड वो बात कही गई है एनटीए को, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस एग्जाम को फेयर एंड फ्री मैनर के अंदर यहाँ पे कंडक्ट करवाने की। पर यहाँ पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। जैसे फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार एनटीए के पास सब कुछ है, पैसा है, टाइम है, अपॉर्चुनिटीज है अच्छे से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की। जब सब कुछ रिसोर्सेज होते हैं, तब जाके ऐसी दिक्कतें क्यों कर रहे हैं ये एनटीए? अब यहाँ पे नोटिस करो ना, यहाँ पर एनटीए को ये भी बोला गया कि आप इतनी लापरवाही से कोई एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया था क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये कितने बड़े मतलब फ्लॉज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपने आप में इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, इसमें काफी सारे बड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ना एक यहाँ पे कमेटी बनाई है, के राधाकृष्णन कमेटी। अब ये जो कमेटी होगी, ये 30 सितंबर तक यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगी एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि कैसे कैसे हम इस एग्जाम के पूरे प्रोसेस को और बेहतर कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं। ये जो फ्लॉज निकल के आए इस बार, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। फिर ये एक बार 30 सितंबर को रिकमेंडेशन दे देगी, फिर अकॉर्डिंगली सरकार के पास यहाँ पर 1 महीने का टाइम होगा उनके ऊपर एक्ट करने के लिए। एंड सरकार को इवन ना कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट के अंदर यहाँ पे सबमिट करनी होगी। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और पॉइंटर्स भी दिए हैं कि क्या क्या काम और किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स आ सकते हैं, पीरियोडिक बेसिस के ऊपर ऑडिटिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की, सरप्राइज बेसिस के ऊपर आप टेस्ट सेंटर्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो, पूरी तरह से आपको लॉजिस्टिक्स को फुल प्रूफ बनाना होगा। एट द सेम टाइम सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरास हमारे पास होने चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग उनके माध्यम से होनी चाहिए। टेस्ट सेंटर्स का रिव्यू का मतलब अलॉटमेंट का रिव्यू हमें करना पड़ेगा, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस एट द सेम टाइम, जैसे ही किसी स्टूडेंट ने ओएमआर शीट एक इन्विजिलेटर को दी, उसके साथ ही साथ उनको सील कर देना चाहिए। ये नहीं कहीं पर की खबरें आ रही हैं कोई बाद में ओएमआर फिल करे जा रहा है कोई बंदा। तो ये सब जो गड़बड़ियां हुई है ना, इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें यहाँ पे सुझाई हैं। काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है डेफिनेटली। प्लस एट द सेम टाइम एनटीए को ये भी सुनाया गया है कि भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हो, कि आपने क्या किया, एक क्वेश्चन के ऊपर दो ऑप्शन सही मान लिए, फिर एट द सेम टाइम आपने ग्रेस मार्क्स दिया। कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके पास होने चाहिए इस तरह की चीजों के लिए, तो एनटीए को काफी ज्यादा यहाँ पे बताया गया है कि आपको बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के ऊपर भी एक डेडलाइन बोली गई है कि आप इस पूरे प्रोसेस को ठीक कीजिए, ताकि ये जो एग्जाम कंडक्ट आप करा रहे हो ना, इसकी इंटीग्रिटी के ऊपर जब इतने सारे क्वेश्चन उठेंगे तो कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है कि नहीं? तो डेफिनेटली अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एंड इट इज अ वेलकम स्टेप, जो कि आने वाले समय के अंदर एग्जाम्स की इंटीग्रिटी को और बेहतर कर सकता है। इसके साथ ही देखो, अच्छी खबर हमें ओलंपिक से देखने को मिल रही है। इंडिया ने एक्चुअली, अगर हम बात करें हॉकी की, तो 1972 ओलंपिक्स के बाद कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया था, पर कल के मैच के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। डेफिनेटली हॉकी के अंदर हम काफी अच्छा कर रहे हैं, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार शायद हॉकी से भी हमें एक और मेडल देखने को मिले। दोस्तों, डेट है आज की 3 अगस्त 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। समझते हैं थोड़ा मुद्दे को। देखो, डायबिटीज तो आप जानते होंगे, आप लोग सब लोग, जिसको हम शुगर बोल देते हैं अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर। एक्चुअल में होता क्या है ना, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिस केस में आपका जो ब्लड शुगर है, या जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा हाई हमें देखने को मिल जाएगा, राइट? और ये सिचुएशन तब इमर्ज करती है जब हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या फिर बॉडी जो है इंसुलिन के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। इस वजह से डायबिटीज हो सकती है। अब जो डायबिटीज होती है ना, वो हर पर्टिकुलर पर्सन को हो सकती है, मतलब कम एज वालों को भी हो सकती है, ज्यादा एज वालों को भी हो सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, हमारे पास डायबिटीज के मेजर दो टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। जब मैं बात करता हूँ ना टाइप 1 डायबिटीज की, ये जनरली उन लोगों को होती है जो कि यंग एज के होते हैं। नॉर्मली देखा गया है जो 40 साल के कम उम्र के होंगे ना,
जनरली उनको जो इम्पैक्ट करता है वो टाइप 1 डायबिटीज हमें देखने को मिल जाएगा। ये तब होता है जब पैनक्रियाज आपका एनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, राइट। इस केस में इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है एंड उसको प्रिवेंट करना अपने आप में काफी मुश्किल रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं टाइप 2 डायबिटीज की, ये तब होता है जब आपकी बॉडी इंसुलिन के ऊपर रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। पहले केस में क्या था, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दूसरे केस में क्या था, इंसुलिन के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, दैट इज टाइप 2। इसके साथ ही साथ ये थोड़ा ओल्डर एज में ज्यादा देखने को मिलता है, नॉर्मली 40 साल से ऊपर वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसको ना प्रिवेंट किया जा सकता है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जब मैं बात करता हूँ टाइप 2 डायबिटीज की, अगर मान लो आपका मोटापा ज्यादा है आपको, ठीक है ना, आप अच्छे से वर्कआउट नहीं करते हो या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, लो एक्टिविटी है आपकी बॉडी की, आपकी डाइट वगैरह बहुत ही गंदी है, मतलब फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हो, उस केस में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। टाइप 1 वाले के अंदर मैंने आपको समझा दिया किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो पहले तो ये 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज का पता आपको होना चाहिए, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर वर्ड एक मैंने यूज किया, जेस्टेशनल डायबिटीज। दरअसल में जेस्टेशनल डायबिटीज की जब हम बात करते हैं, ये बात होती है उस डायबिटीज की जो कि डेवलप होता है प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के समय अगर मान लीजिए आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं उसको जेस्टेशनल डायबिटीज। तो एक तरह का क्या है, ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है जो कि प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है। इसको हम जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जान सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मोटापा हो गया, मेटरनल एज हो गया, ठीक है ना, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या कुछ एथनिक बैकग्राउंड है, वो और बढ़ा देता है इसके रिस्क को। कुछ एक पॉइंटर्स अगर आप और समझने की कोशिश करें ना, तो एक्चुअल में जो ये प्रकार का डायबिटीज है जो कि प्रेगनेंसी के समय हमें देखने को मिलता है, ये जनरली 6 से 7वें महीने के बीच में देखने को मिल जाएगा प्रेगनेंसी के, यानी कि 24 से 28 वीक्स के बीच में। इसकी जरूरी यही है कि अकॉर्डिंगली आप इस चीज को मॉनिटर करते रहें अपने ब्लड शुगर लेवल को, एंड जहां जहां पर आपको अपनी डाइट के अंदर बदलाव की जरूरत होती है, आप उनको भी बदलाव करें। अगर किसी महिला को जीडीएम हो जाता है, उसकी वजह से अगर हम नोटिस करें ना, तो लार्जर बर्थ वेट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जो बच्चे का जन्म होता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, प्री टर्म डिलीवरी देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में ना जो नॉर्मल डिलीवरी की हम बात करें, तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना, वो लगभग टाइम लेती है 39 टू 40 वीक्स का, राइट। पर अगर मान लीजिए इससे पहले ही कोई डिलीवरी हो जाए, लेट से 37th वीक के अंदर हो जाए या 36 वीक के अंदर हो जाए, उसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। प्री मैच्योर कह लो या प्री टर्म डिलीवरी भी बोल सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से। प्लस एट द सेम टाइम हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पे डेवलप हो जाए, दोनों महिलाओं के लिए, जो महिला है उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। बाकी देखो प्रिवेंशन किया जा सकता है डेफिनेटली इस चीज का, एंड वो तरीका यही है कि हेल्दी वेट मेंटेन किया जाए प्रेगनेंसी से पहले, रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ पे करी जाए, बैलेंस डाइट यूज करी जाए। एंड इंडिया में डेफिनेटली जरूरत है ही है कि स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर कि एक प्रॉपर एक स्क्रीनिंग मेथड हो। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया डायबिटीज के बारे में। एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो एक्चुअल में ना एक DIPSI कॉन्फ्रेंस होती है। DIPSI स्टैंड्स फॉर आपका जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया, ठीक है ना। तो ये इतनी कॉन्फ्रेंस तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में बात करेगी कैसे हम कहीं ना कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसी का नाम दिया गया दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि दिल्ली में हुई थी तो इस वजह से ये चीज़। बाकी इन्होंने और भी चीज़ें यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं कि कैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ यहाँ पे डील कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो ये उतना तो हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जेस्टेशनल डायबिटीज को समझना, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को समझना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एनकैप के बारे में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एक्चुअल में क्या है, आप लोग जानते होंगे CSC के बारे में। CSC क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये दरअसल में ना CSC हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर रिसर्च वगैरह करती है, ठीक है। ये दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इनके द्वारा रिसेंटली क्या किया गया, एनकैप के अंदर जो मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं ना, उनको इवेल्युएट किया गया। एंड अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा पूरी एवेल्युएशन के बाद कि कहीं ना कहीं ये जो मेथड है ना, ये अभी करंटली इनएडिक्वेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा हमें एनकैप के बारे में जानना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसको 2019 जनवरी में लॉन्च किया गया था। ये पहला नेशनल एफर्ट है ताकि एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए कि कैसे हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर चीज देखी जाती है ना, वो एक तो है आपका पर्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में, एंड आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो आपका PM10
और PM 2.5, ये दो मेजर चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। एंड फोकस यही है कि कम से कम यहाँ पे इनमें 20% तक की रिडक्शन हो विद इन द 5 ईयर्स। 2017 को इसके अंतर्गत बेस ईयर माना गया, लॉन्च ये 2019 में हुआ था, पर बेस ईयर 2017 को माना गया, एंड उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिडक्शन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको 131 सिटीज का फोकस हमें देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में इसमें एक चीज बात करी गई है, दैट इज NAC, नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये नॉन अटेनमेंट सिटीज वो होती हैं जो लगातार 5 सालों के लिए आपके जो NAAQS यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पर एयर क्वालिटी अपने आप में काफी खराब है। इसके साथ ही साथ जो MPCs की बात करूं, मिलियन प्लस सिटीज, तो जैसे मिलियन पॉपुलेशन होती है ना, उसी की बात यहाँ पे करी गई है, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, राइट। तो नोटिस करोगे कि 34 आउट ऑफ 42 MPCs, बेसिकली 42 मिलियन प्लस सिटीज में से 34 आपकी मिलियन प्लस सिटीज यहाँ पे कवर करी गई हैं अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसकी देखो प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप नोटिस करो, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर एक डेटाबेस हमें यहाँ से मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो डेटा के बेसिस के ऊपर पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा सकता है, प्रॉपर टाइमली मेजर्स लिए जा सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड उनको फिर एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, रिड्यूस करना अपने आप में कंपैरेटिवली इजी बन जाता है प्रॉपर प्लान्स के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एनकैप का जो ये इवेल्युएशन कर रहे थे उसमें इन्होंने पाया कि कुछ एक जगह के ऊपर तो ये डेफिनेटली इफेक्टिव है, बट काफी सारी जगह के ऊपर ये फेल भी कर गया है, तो इस वजह से इसके कुछ है हमें एक मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के। तो ना ही पूरी तरह से सक्सेसफुल है, ना ही अनसक्सेसफुल है, कुछ बीच में हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 82 सिटीज को यहाँ पे एनुअल टारगेट दिया गया था 3 से 15% रिडक्शन का, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ना एयर की, तो एयर की रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे पास एक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, जिसको 87 में अमेंड किया गया। ये फोकस ये करता था कि कैसे एम्प्लॉयज के लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाए, और अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आपकी अच्छी एयर क्वालिटी भी आती है। उसके अलावा एक हमारे पास ना डेडिकेटेड एक एक्ट है जिसका नाम है एयर एक्ट 1981। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में ना 1974 के अंदर एक एक्ट आता है जिसका नाम था वाटर एक्ट 1974। इसके माध्यम से आपकी जो एंटिटीज थी जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इनको यहाँ पे बनाया जाता है। हालांकि इनके पास बहुत ज्यादा कुछ पावर्स नहीं थी उस समय के ऊपर। फिर एयर एक्ट 1981 के माध्यम से इनको थोड़ी और पावर दी जाती है कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास फिर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एयर रूल्स 1982 है, जो बात करते हैं प्रॉपर बोर्ड्स वगैरह के फंक्शनिंग की, उनके रूल्स की, उनके कैसे काम करेंगे। CPCB की बात कर लो या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की बात कर लो। इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1982 का, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करता है। इसके अलावा हमारे पास एयर अमेंडमेंट एक्ट है 1987 का, ये वही एक्ट है 1981 वाला ही, उसको ही अमेंड किया गया था 1987 के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम हमारे पास मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, जो कि हजार्डस वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। तो ये सारे अलग अलग एक्ट हैं जो कि हमारे यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एयर एज अ नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश पूरी तरह से करी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है DAC के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। पहले एक काम करते हैं, पहले DAC को समझ लेते हैं, बाकी मुद्दे डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे पास डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है DAC, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। किस चीज की? मान लो देखो किसी चीज को एक्वायर करना है, जैसे अभी हम बात करेंगे ड्रोन्स की। मान लो USA से हमें ड्रोन्स एक्वायर करने हैं, तो इन दी एंड वो फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? नई पॉलिसीज के रिगार्डिंग, नए कैपिटल एक्विजिशंस के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे आपके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, इस काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स के अंदर आप बात करें, तो एक तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया CDS, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर डिफेंस, इसके अलावा हमारी तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विस चीफ्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेंबर्स हैं, जैसे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमिटीज, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होते हैं ना, वो इसके चेयरमैन होते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो DAC बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जब 1999 का हमें लड़ाई देखने को मिलती है कारगिल की। उसके बाद जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी ना, उस समय उस रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर 2001 के अंदर यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया, ताकि
जो भी हमें प्रोक्योरमेंट करनी है उनको फास्ट बेसिस के ऊपर अप्रूवल मिल पाए, ऐसा ना हो कि बहुत लंबा टाइम उस चीज के अंदर चला जाए, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर चीजें हो पाए। ये फोकस रहता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आई। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम बात पता क्या कर रहे हैं कि डीएसी ने ना आपकी जो MQ-9B जो आपके ड्रोन्स है बेसिकली ये, उनके रिगार्डिंग उनको रिव्यू किया है, उनको अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है ना, MQ-9B ड्रोन्स की जब मैं बात करूँ तो जैसा आप समझ गए होंगे वर्ड क्या है, ड्रोन। एक तो हमारे पास MQ-9 रीपर हमें देखने को मिल जाते हैं, उसी का एक वेरिएंट है MQ-9B ड्रोन्स। अब ये जो ड्रोन्स आते हैं ये दो वेरिएंट्स में आते हैं, एक है इनका स्काई गार्डियन और एक है आपका सी गार्डियन। जैसा कि नाम से आपको क्लियर भी होगा, स्काई और सी। जो स्काई वाला है ना, वो तो आपकी एयरफोर्स को भी मदद करेगा एंड आपकी आर्मी को भी मदद करेगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ सी गार्डियन की, ये लाया जा रहा है हमारी इंडियन नेवी के लिए। तो जनरल एटॉमिक्स यूएसए के द्वारा यहाँ पर इसको फॉर्म किया जा रहा है, इसको बिल्ड किया जा रहा है। एंड ये अकॉर्डिंगली जो ड्रोन है ना, ये 40,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर सकता है, जिसके माध्यम से देखो चाइना के बॉर्डर का हमें मॉनिटरिंग करनी हो, हिमालयन बॉर्डर एरियाज की मॉनिटरिंग करनी हो, तो बहुत अच्छे से करी जा सकती है। तो ये आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, ये ड्रोन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस करोगे टोटल 31 MQ-9B अनआर्म्ड सॉरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हम यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं, जिसमें 15 आपको सी गार्डियंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारी नेवी के लिए होंगे, एंड 16 स्काई गार्डियंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 8 आपके इंडियन आर्मी के और 8 आपके एयरफोर्स के होंगे। लगभग $4 बिलियन इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसी डिस्कशन के अंदर बात होती है हमारी MRO की, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल की, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया जा पाए, प्लस एट द सेम टाइम वो यहाँ पर आकर थोड़ी प्रोडक्शन करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड आपका रिपेयर एंड ओवरऑल यहाँ पे होना चाहिए। तो इस पार्ट डील के पार्ट के अंदर ही ये बात करेगी कि जनरल एटॉमिक्स ना यहाँ पर एक इंडिया के अंदर भी फैसिलिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा, जिसके माध्यम से ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, मतलब इस डील के माध्यम से। बाकी इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आपके जो ALNS यानी कि एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम हमारे जो होते हैं फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। ये थोड़ा सा ये वर्ड आपको समझना है, AON आखिर होता क्या है। देखो जब मैं बात करूँ ना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की, ये दरअसल में ना आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर एक तरह से आप पहला स्टेप मान सकते हो। क्या मतलब है, देखो मान लो किसी चीज को आपने एक्वायर करना है, जैसे डीएससी सोच रही है किसी चीज को एक्वायर किया जाए, तो कहीं ना कहीं पहले चेक तो किया जाएगा ना कि क्या जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर आप प्रोक्योर करना चाहते हो, क्या वो उसी लाइन में है जैसा आप सोच रहे हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले प्रोक्योर कर देंगे, जो पहला स्टेप होता है ना, वो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ही होता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया जाता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है या इक्विपमेंट है, ये बिल्कुल उन चीज़ों को यहाँ पर अग्री हो रहा है, तभी उसके बाद आगे का टेंडरिंग प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली जो मैं ड्रोन्स की बात कर रहा था, MQ-9B, वो ड्रोन्स के अंदर बहुत अच्छी क्षमता है कि वो 40 घंटे तक आपके एयरबॉर्न रह सकते हैं। अब 40 घंटे तक लगातार वो सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो बहुत लंबे टाइम हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग की फैसिलिटी उसके अंदर है। सिक्योर जीपीएस हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, ताकि कोई कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन को कोई पढ़ ना पाए, कोई सुन ना पाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर ना इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, अगर पर आवर की बात करें तो 20% कॉस्ट के ऊपर ही आपको उसी तरह की कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाएगी जैसी एक मैंड एयरक्राफ्ट की होती है। समझ रहे हो, ये तो क्योंकि क्या है, ये तो अनमैंड एरियल व्हीकल्स है ना, ठीक है ना। तो मैंड एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी जो होती है उसकी लगभग 80% कैपेबिलिटीज का हमें ये ड्रोन देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी एफिशिएंसी भी अच्छी है, एंड अपने आप में कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम लगेगी इस केस के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे डीएसी और MQ-9B ड्रोन्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों है हमारा रेबीज आउटब्रेक के बारे में। थोड़ा न्यूज में चल रहा है रेबीज आउटब्रेक, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। देखो जब मैं बात करता हूँ रेबीज, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रेबीज जो इंसानों में फैलता है ना, वो फैलता है एक डॉग के बाइट करने से। मतलब मोस्टली जो होता है वो डॉग के बाइट से ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या रेदर आई शुड से डॉग नहीं, आपके कोई भी और इन्फेक्टेड एनिमल भी हो सकता है, बट मेजरली आपके जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल, वो मेजरली आपके डोमेस्टिक डॉग्स ही आपके मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि ये फैल बाकियों से भी सकता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, तो रेबीज अपने आप में एक जूनोटिक डिजीज हो जाती है। प्लस एट द सेम टाइम ध्यान ये रखना है कि ये एक वायरल डिजीज है।
क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। इसको वैक्सीन के इसकी अवेलेबल है, तो वैक्सीन के माध्यम से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एक जो वायरस है ना, ये अपने आप में आरएनए वायरस यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस से होता है, जो कि आपके डॉग हो गया या इवन कैट हो गया या मंकी हो गया, इनके सलाइवा में हमें देखने को मिल जाएगा। तो जब ये काटते हैं कहीं ना कहीं एक इंसान को, तो वो जो चीज़ है, आपका सलाइवा हो गया, वायरस हो गया, वो हमारे तक पहुंच जाता है एंड उस वजह से उस इंसान को यहाँ पे रेबीज हो जाता है। तो रेबीज जो होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे टारगेट करता है, जिस वजह से आपकी ब्रेन डिजीज हो सकती है एंड काफ़ी मेजर चांस रहता है कि उस इंसान की डेथ हो जाए। कि अगर मान लो देखो रेबीज हो गया ना एंड हमने उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो बहुत जल्दी उस इंसान की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे जैसा बताया गया है कि डोमेस्टिक डॉग्स ही रिस्पॉन्सिबल है मेजरली 99% केसेस के लिए, पर इनके अलावा भी डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स इसका वायरस को कैरी कर सकते हैं, इनके सलाइवा के थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। आपको हर कॉन्टिनेंट के ऊपर रेबीज देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट अंटार्कटिका, और 90% जो डेथ होती है ना, ह्यूमन डेथ्स होती हैं, वो आपको एशिया और अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इसको साथ साथ यहाँ पे एनटीडी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की तरह यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जो कि आपके गरीब लोगों को बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सप्लाई चेन काउंसिल के बारे में। थोड़ा सा पहले आईपीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, एक्चुअल में ना ये जो आईपीईएफ है, ये यूएसए लेड इनिशिएटिव हमें देखने को मिल जाएगा। यूएसए के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था मई 2022 के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर, जहां पर आपको टोटल 14 देश देखने को मिल जाएंगे। ये 14 देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए। अब इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से फोकस ये था कि कैसे आपस में इन देशों के बीच में आपकी कॉपरेशन इंक्रीज करी जा पाए, ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करी जा पाए, ये फोकस था। बाकी आप नोटिस करोगे इसमें ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, भारत आ गया, यूएसए आ गया, तो क्वाड के देश हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे आपको आसियान देश भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो आप ध्यान में दे सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग पिलर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो पिलर नंबर 1 है, वो आपका है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड के बारे में। ये कोशिश करता है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो, आपस में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो। दूसरा हमारा पिलर आ जाता है, वो है सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में। सप्लाई चेन का अर्थ यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ना हमारे रॉ मटेरियल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो अलग अलग जगह पे ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। तो ऐसे केस में लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपका पिलर नंबर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा पिलर आ गया क्लीन इकोनॉमी के बारे में। जब मैं बात करता हूँ क्लीन की, तो आपका दिमाग में हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए, इन्वायरमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कि कैसे हम क्लीन एनर्जी के ऊपर या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस ज्यादा कर सकते हैं। एंड आपका पिलर नंबर जो 4 होता है, वो आपका फेयर इकोनॉमी के बारे में होता है। फेयर इकोनॉमी का अर्थ यही है कि आपका एंटी करप्शन के बारे में, ठीक है, टैक्स मेजर्स के बारे में, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में, कि कैसे हम करप्शन को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला पिलर है आपका ट्रेड के बारे में, दूसरा पिलर है आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में, तीसरा पिलर है आपका फेयर इकोनॉमी, और सॉरी तीसरा पिलर है आपका क्लीन इकोनॉमी, एंड चौथा पिलर है आपका फेयर इकोनॉमी। ये 4 पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात आप समझना, देखो यहाँ पे 14 देश तो मैंने आपको बात कर दी। अब भारत की जब हम बात करते हैं ना, तो भारत आखिरी के जो 3 पिलर्स हैं, इनका पूरी तरह से मेंबर है। पर जब हम बात करते हैं ट्रेड की, इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। एक्चुअल में ना ये भी ना थोड़ा सा आप ना इसको करंट अफेयर्स फॉलो करना, मैं भी डिस्कस कर लूंगा। पर ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ना बहुत जल्द ट्रेड का मेंबर भी बन जाएगा। बहुत सारी ऐसी न्यूज आई हैं, बहुत सारी इंडिया की मिनिस्ट्रीज ने भी इनफैक्ट बोला है कि हम बहुत जल्दी मेंबर बनने जा रहे हैं। पर एज ऑन डेट अभी मैंने जो चेक किया, अभी इंडिया नहीं मेंबर है, इंडिया का अभी ऑब्जर्वर स्टेटस ही है, पर बहुत जल्द इंडिया मेंबर बन सकता है इस चीज का। ऐसी बहुत सारी खबरें यहाँ पे आ रही हैं, राइट। तो ये तो हो गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। अब देखो जब मैं बात कर रहा था ना सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो कि हमारा देखा पिलर नंबर 2 था, अब उसका अर्थ मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन तो कर ही दिया कि कैसे जो भी डिस्ट्रप्शंस वगैरह होती है उनको हम एंड्योर कर पाए। हमारा रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, असेंबली से लेकर फाइनल स्केल तक आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक आया, ये एक इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन था। उसी तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, तो इस वजह से जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रप्शंस की वजह से हमारे ना ये जो सारे रॉ मटेरियल्स, असेंबली, ये सब कहीं ना कहीं बहुत हैवी लेवल पे डिसरप्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का हम कैसे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिनिमम कर पाएं, वही फोकस रहता है एससीआर यानी कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट का।
इंडिया ने भी इनफैक्ट SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। बाकी क्वाड का भी खुद में अपने आप में क्वाड सप्लाई चेन इनिशिएटिव है, राइट। और भारत खुद के अंदर भी, अपने देश के अंदर भी, जैसे हमने PM गति शक्ति प्लान हम चल रहे हैं, NLP हो गया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, PLI स्कीम चल रही है। ये फोकस यही करती है कि सप्लाई चेन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सप्लाई चेन रेजिलियंस की, इसमें 3 बॉडीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एक है आपकी सप्लाई चेन काउंसिल, एक है क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क, और एक है आपका लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। जो पहली बॉडी है सप्लाई चेन काउंसिल, वो बात करती है कि कैसे सप्लाई चेन को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। क्राइसिस रिस्पांस का है कि मान लो कुछ ऐसा दिक्कत आ गया तो कैसे हम उसको रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। एंड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड का काम है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, गवर्नमेंट को साथ में लेकर आ पाए ताकि लेबर राइट्स को और स्ट्रेंथन करा जा पाए। अब हुआ क्या है ना, हुआ दरअसल में ये है कि भारत को सप्लाई चेन काउंसिल के वाइस चेयर के ऊपर यहाँ पे बिठा दिया गया है। बाकी और भी देख सकते हो, बाकी दोनों बॉडीज के ऊपर भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, बट यहाँ पर इंडिया हैज बिकम वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चल लेते हैं अपने PYQs की तरफ। आज आपका होमवर्क रहेगा, 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला है आपका होमवर्क चंपारण सत्याग्रह के बारे में, एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। तो इन दोनों का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में था। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आपको लॉर्ड रिपन का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड रिपन का टाइम ऐसा माना जाता है कि इन्होंने काफी अच्छे काम किए। इनका टाइम पीरियड था 1880 से लेके 1884 के टाइम पीरियड है। काफी सारे नए नए इनिशिएटिव इनके टाइम में स्टार्ट करेंगे। एक यहाँ पर ना एक चीज होती है, दरअसल में एक बिल लाया जाता है 1883 के अंदर। एक लॉ मेकर थे जिनका नाम था CP इल्बर्ट। उनका जो बिल था ना, उसमें ये बात करी कि एक्चुअल में ना होता पता क्या था, जो भारत का जो लीगल सिस्टम था उसमें होता था कि अगर किसी यूरोपियन के ऊपर कुछ केस करना हो या कुछ केस चलना हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका यूरोपियन जज या यूरोपियन मैजिस्ट्रेट ही उसको सुन सकता है। समझ रहे हो कि किसी यूरोपियन के ऊपर कुछ केस चलेगा तो उसको सुनने वाला कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज। तो ये तो हमारे जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स थे उसके अगेंस्ट तो ये गलत चीज थी, क्योंकि उनको एक तरह से हम डिस्क्रेडिट कर रहे थे कि भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप जज बन नहीं सकते उस केस में जहां पर कोई भी यूरोपियन पर्सन को ट्राई करना हो। तो ये जो इल्बर्ट बिल आया ना, ये दरअसल में इसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था कि नहीं, भारतीय भी क्यों ना सुने, भारतीय भी सुन सकते हैं यूरोपियन जज को, यूरोपियन पर्सन को ऊपर जो केस चल रहा है उसको वो भी ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भी बराबरी होनी चाहिए यूरोपियन जजेस के लिए। अब ये चीज ना पसंद नहीं आई बहुत सारे यूरोपियन लोगों को, जिस वजह से एक बहुत हैवी लेवल के ऊपर ओपोजिशन हुआ इस इल्बर्ट बिल का, जिस वजह से इसको बाद में विड्रॉ भी करना पड़ा। तो ये जो दरअसल में बात कर रहा है ना, ये इसी चीज की बात कर रहा है कि जो ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पे बात कर रहा है, दिस इज इल्बर्ट बिल। क्लियर है ये बात? अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 1883 के अंदर बिल आया, भारत के लोगों को लगा यार ये तो कितनी गलत बात कर रहे हैं हमारे साथ कि हम इस बिल को, इन्होंने पास ही नहीं होने दिया, इन्होंने इस बिल को अडॉप्ट ही नहीं किया। तो इसके कुछ ही साल बाद ना, यानी कि लगभग 1.5-2 साल बाद ही 1885 में हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो और स्टेटमेंट्स की बात करें, जैसे स्टेटमेंट 1 की बात करें, यहाँ पर बात कर रहा है कि आर्म्स कैरी करने के रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। दरअसल में देखो, एक 1878 के अंदर एक एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट। ये एक्ट जो आया था ना, वो लॉर्ड लिटन के समय के ऊपर आया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ये आर्म्स एक्ट था ये। दूसरा जो बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर्स की, ये दरअसल में आपका वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था, राइट। ये भी लिटन के समय के ऊपर ही आया था, तो ये भी गलत हो गया। और बात करें ऑप्शन डी की, जहां पर बात करी गई है कि ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कॉटन क्लोथ, देखो दरअसल में ये भी लिटन के द्वारा ही बात करी गई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर अबॉलिश कर दिया गया था कॉटन गुड्स के ऊपर, एक्सेप्ट ऑन द फाइनेस्ट क्वालिटी। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। ये सारे के सारे आपके ए, बी और डी लॉर्ड लिटन के समय के ऊपर थे, जबकि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के ऊपर थी। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर इसका बन जाएगा। इसी तरह दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था बटलर कमेटी के बारे में। देखो बटलर कमेटी तो बहुत ही सिंपल है। बटलर कमेटी का यहाँ पे फोकस ये था कि किस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पैरामाउंट सी एंड साथ साथ आपके जो प्रिंसी स्टेट्स के रूलर होते हैं उनके बीच में आपस में क्या रिश्ता है उसको क्लैरिफाई करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना एंड आगे रिकमेंडेशन देना कि और कैसे ये बेहतर हो सकता है। तो दैट वाज द एंटायर फोकस। बाकी सारी रिकमेंडेशन मैंने आपके सामने दे दी है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कैसे वो रिश्ते को सुधारा जा पाए। आज के आपके ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था काबनी रिवर के बारे में, तो गंगा रिवर की नहीं बल्कि आपकी कावेरी रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी ये देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट इज आपका इनकरेक्ट।
मासाई के बारे में बात करें तो आपके नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि अफ्रीका के अंदर आपको ये एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, तो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तरन शक्ति की बात करें तो ये दरअसल में नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आज की गलत थी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।